नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर आपके लिए स्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर 6 पार्ट्स आपके स्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट MCQ की वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं उससे पहले वाली वीडियो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। आज हम लोग पुनः आपके लिए पार्ट 7 लेके आए हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट्स 12 MCQ। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों शुरू करने से पहले हमने कल आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया था दोस्तों, और उसका हमने कहा था कि आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे कमेंट में अपना आंसर दिया भी, तो बहुत से लोगों का सही भी हुआ दोस्तों और कुछ लोगों का यहाँ पे गलत भी हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर अगर हम बताएं तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ होगा 10.43 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, तो हार्मोनिक मीन का निकालने का सिंपल सा तरीका दोस्तों क्या होता है कि जितने भी पद हैं दोस्तों उनका हम लोग व्युत्क्रम निकाल के उतने ही पदों से क्या कर दे दोस्तों, डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे हार्मोनिक मीन आ जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ करना नहीं था आपको। पहले चीज़ तो आपको ये सभी चारों संख्याओं का क्या निकालना था दोस्तों, आपको रेसिप्रोकल वैल्यू निकालनी थी। मतलब यहाँ पे 1/6, फिर यहाँ पे 1/10, फिर यहाँ पे 1/15 और फिर 1/20, सबकी वैल्यू आपके यहाँ निकालनी थी दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे टोटल जितने भी आपके यहाँ पे पद हैं, तो यहाँ पे आपके 4 पद हैं, तो 4 से यहाँ पे आपको केवल डिवाइड कर देना था। तो ये आपका जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका आंसर यहाँ पे 10.43 आएगा दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ सॉल्व करके जिनका जिनका सही हुआ है दोस्तों उनको बधाई। आगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज डिस्पर्सन के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की माप के संदर्भ में एक विषम, मतलब कि दोस्तों वो ऑड है। तो यहाँ पे दिया है पहला आंसर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का गुणांक। फिर है आपका रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, विस्तार और चतुर्थांश विचलन। फिर आपका मीन डेविएशन है, माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन या प्रमाप विचलन। फिर यहाँ पे आपका दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑड है। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे पहले से टिक कर लीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आंसर बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सहसंबंध का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या है, विषम है, मतलब ये ऑड है। क्यों ऑड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारे तो मुख्य रूप से आपके क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब इसका क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्पर्सन लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग डेविएशन में इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे निकालते हैं। साथ ही जब हम लोग उसी का हम लोग सापेक्ष वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसे हम लोग विचलन गुणांक भी कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका ए वाला आंसर क्या है दोस्तों, ऑड है बाकी के मुकाबिल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी है कि दोस्तों अपकिरण की माप के संदर्भ में विषम या गलत है वह है सहसंबंध का गुणांक। अपकिरण के अन्य उदाहरण क्या हो दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, फिर आपका मीन डेविएशन है, फिर आपका यहाँ पे मीडियन पूर्ण विचलन है, दूरी मानक विचलन। तो ये कुछ यहाँ पे आपके अपकिरण में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़े हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका संबंध गुणांक है दोस्तों, या कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे ये आपका कोरिलेशन, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे अपकिरण से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ए, क्योंकि यहाँ पे ऑड के बारे में पूछा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो दोस्तों ये पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकिरण का सापेक्ष माप है। दोस्तों आपको हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो आपका डिस्पर्सन होता है उसको हम लोग 2 तरीके से मेजर करते हैं। एक आपका होता है एब्सोल्यूट और एक होता है आपका रिलेटिव। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए माध्य विचलन है, प्रमाप विचलन है, विचरण गुणांक है और प्रसारण है, मतलब वेरियांस है। दोस्तों आपको हमने बताया था कि
जो आपका मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है और वेरियांस है, ये आपका क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, ना कि आपके रिलेटिव वैल्यू होते हैं। जब भी दोस्तों गुणांक की बात आएगी या कोफिशिएंट की बात आएगी तो वहाँ पे वो चीज़ क्या होती है दोस्तों, रिलेटिव वैल्यू होती है। रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं दोस्तों, तो हम लोग जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं या आपका यहाँ पे प्रमाप का गुणांक निकालते हैं, विचरण गुणांक, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मीन से रिलेशन निकाल लेते हैं, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को एक साथ संदर्भित करके यहाँ पे समझते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेटिव मेजर बोलते हैं। और जब हम लोग केवल एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं या पता करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, विचरण गुणांक है। ये आपका एक रिलेटिव मेथड आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो डिटेल्स दिया है कि अपकिरण के निरपेक्ष माप या एब्सोल्यूट मेजर में यह दोष है कि इसमें विभिन्न श्रेणियों की इकाइयों का अलग अलग होने पर उनमें परस्पर तुलना संभव नहीं हो पाती। अतः इनके मापों को तुलना योग्य बनाने के लिए इनको हम लोग सापेक्ष रूप में बदल देते हैं और अपकिरण के निरपेक्ष माप को श्रेणी के माध्य से भाग देने पर जो भी अनुपात आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सापेक्ष माप में जो समांग श्रेणी की इकाइयाँ होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अनुपात में या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे आपका जो अपकिरण गुणांक होता है वो आपके यहाँ पे दो, देखिए दोनों को यहाँ पे समझा दिया गया है रीतियाँ। तो यहाँ पे आपका रेंज हो गया, फिर आपका क्वार्टाइल रेंज हो गया, फिर आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, फिर आपका मीन डेविएशन हो गया, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, फिर आपका लॉरेंस वक्र भी आपका क्या है, निरपेक्ष माप के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। वहीं आपका यहाँ पे जो आपका रिलेटिव मेजरमेंट है उसमें आपका विस्तार गुणांक हो गया, चतुर्थांक विचरण गुणांक हो गया, फिर आपका माध्य विचलन गुणांक है, प्रमाप विचरण गुणांक है और विचरण गुणांक है। तो दोस्तों जब हम लोग इन्हीं का क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपके सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेशन निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों, ये हमें कुछ गुणांक मिल जाते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों हम लोग गुणांक निकालते क्यों हैं, जैसे कि हमें क्या मिल जाए, एक छोटी वैल्यू मिल जाए और उस वैल्यू से हम लोग क्या कर सके दोस्तों, एक दूसरे की श्रेणियों को क्या कर सके, कंपेयर कर सके, तुलना कर सके। ये एक मुख्य उद्देश्य होता है इसका, आपका रिलेटिव मेथड का और आपका एब्सोल्यूट मेथड का। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थी दोस्तों। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि इफ़ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 and the semi interquartile range is 18, then assuming the distribution to be symmetrically the value of median। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, मीडियन की वैल्यू पूछ रहा है। यदि प्रथम चतुर्थांक 142 है, अंतर चतुर्थांक आपका विस्तार 18 है और बंटर को सममित मानते हुए माध्यिका का मूल होगा। सममित का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझिए दोस्तों, तो हमें क्या क्या चीज़ मिला है, पहले ये चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या मिला है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ मिला है हमको यहाँ पे Q1 यानी कि प्रथम चतुर्थांक के बारे में मिला है, जो आपका क्या है 142 है। फिर आपका यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा चीज़ यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में दिया है। तो दोस्तों इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Q3 माइनस Q1 होता है, जो यहाँ पे क्या दिया है आपका 18 दिया। मतलब दोस्तों जो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q3 को जब हम लोग Q1 से घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे माध्यिका की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों हमने एक आपको फिगर समझाया था जब हमने आपको ये चीज़ पढ़ाया था दोस्तों, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ आपको समझाया था फिगर के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको फिगर को समझ लीजिए, हमने दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे जब आपका कोई श्रेणी दी गई है या सीरीज दी गई है तो उसको जो आपका मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है, अगर आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन क्या होगा दोस्तों, वो आपके श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक भाग हो गया और ये आपका दूसरा भाग हो गया। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, 2 बराबर भागों में बांट दिया। और उसी तरह जो आपका यहाँ पे दोस्तों क्वार्टाइल होता है वो क्या करता है,
आपके श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब दोस्तों ये क्या करता है, 4 बराबर भागों में बांट देता है। ये हम आपको रेखा चित्री माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसको हम अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से भी समझा देते हैं। तो पहले यहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ समझिए कि आपका यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मीडियन के बारे में ही पूछ रहा है। यहाँ पे जो ये होता है दोस्तों, क्या होता है, Q1 होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पे 142 दी गई है। अब दोस्तों हमें क्या चीज़ नहीं पता है, यहाँ पे आपका मीडियन नहीं पता है, और साथ ही हमें क्या नहीं पता है दोस्तों, Q3 भी नहीं पता है। तो दोस्तों Q3 निकालने के लिए हम क्या करें कि हमें क्या पता चल जाए, अगर हमें Q3 पता चल जाएगा तो हमें मीडियन भी पता चल जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो चीज़ यहाँ पे दी गई है उसी को अगर हम लोग आधार मान के यहाँ पे Q3 निकाल ले पहले, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि Q3 माइनस Q1 इजकल टू 18 है। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू हमें पता है 142 है। तो हम लोग क्या करें दोस्तों, अगर हम लोग Q1 को इधर आप पक्षांतर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 142 को 18 से जब जोड़ दिए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगी आपकी Q3 की वैल्यू आ जाएगी 160 आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल गया, Q1 की वैल्यू पता चल गई, Q3 की वैल्यू पता चल गई। तो दोस्तों Q1 और Q3 को जब हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या पता चल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका मीडियन पता चल जाएगा। क्योंकि मीडियन बराबर ही क्या होता है दोस्तों, Q3 प्लस Q1/2। क्योंकि दोस्तों ये दोनों वैल्यू के क्या होता है, बीच में होता है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे यहाँ पे मीडियन पता चल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे दोस्तों क्या करिए, आपको यहाँ Q3 क्या पता चल गया 160, और यहाँ पे आपको Q1 कितना था 142 था। तो इसको अगर हम लोग जोड़े दोस्तों तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, फिर आपका 6 4 10, और यहाँ पे आपका क्या आ गया दोस्तों 2 1, आपका यहाँ पे 202 आ गया। सही है ना दोस्तों, ये आपका 142 को 160 से जोड़िए तो सॉरी 302 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक हासिल भी रहेगा। तो यहाँ पे आपका सम कितना आ गया दोस्तों, हम लोग क्या चीज़ जोड़ रहे हैं, Q3 और Q1 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 142 और 160 को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए तो यहाँ पे आपका 2 6 4 10 का एक हासिल, और यहाँ पे 302 आ गया। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 15 बार में कट गया, और ये आपका एक बार में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में ही 151 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम जो समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, हमने दोस्तों क्या किया, एक श्रेणी को एग्जांपल में लिया था, और हमको पता है कि मीडियन जो होता है वो आपका क्या होता है, एक श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और आपका जो क्वार्टाइल होता है वो 4 बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ पर हमको मीडियन की वैल्यू नहीं पता थी, बट हमें Q1 पता था, और हमें Q3 के बारे में भी नहीं पता था, पर Q3 के बारे में हमें रेंज से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रेंज की वैल्यू दिया था 18। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने Q3 निकाला, और फिर हमने Q1 और Q3 को जोड़ के वहाँ 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका मीडियन की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये कैसे सॉल्व हुआ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ कहा है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे वे में समझाया है दोस्तों। पर अगर आप इसको जो हमने समझाया दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, सबसे पहले वही किया दोस्तों, यहाँ पे Q1 दिया है, फिर यहाँ पे क्वार्टाइल रेंज 18 दिया है, तो माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चतुर्थांश विस्तार के बारे में वही चीज़ बताया है, इसने भी वही किया दोस्तों, बस ये एक स्टेप आगे डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे बीच के स्टेप को ये निगलेक्ट करके नहीं बताया है। तो दोस्तों आशा है हमने जो आपको समझाया इसको अगर आप समझे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 151 इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाई, मतलब दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा पेट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले रहा है कि ये इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपको पता है दोस्तों कि अभी हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, आपका क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में देखा था। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इसका कोफिशिएंट देख लें तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग Q3, इसका पहले यहाँ पे ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोस्तों जब हम लोग Q3 में से Q1 घटाते हैं और इसी वैल्यू से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, धनात्मक रूप से जोड़ के इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यही क्या होता है दोस्तों आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्लस ऊपर कर दिया है माइनस नीचे कर दिया है, क्योंकि दोस्तों हमें पहले रेंज निकालना होता है, और रेंज को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग Q3 प्लस Q1 से
यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये डायरेक्ट आप सही कर लिए होंगे, यहाँ पे कुछ समझाने लायक था नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया है कि इफ़ वेरियांस इज 625 देन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। यानी यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा यही पूछ रहा है। 25 होगा, 15 होगा, 30 होगा या 20 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप वेरियांस के बारे में जानते होंगे तो वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या आएगा ये चीज़ आपको बताते हैं कि अगर वेरियांस का आपको फॉर्मूला याद होगा तो हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका वेरियांस होता है दोस्तों। पर यहाँ पे दोस्तों वेरियांस क्या दे रहा है, यहाँ पे 625 दे रहा है और हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो हम लोग इसी का क्या कर देंगे दोस्तों, अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का जो ये स्क्वायर है इसको अगर हम लोग यहाँ पे इधर कर दे पक्षांतर तो ये आपका एच डी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट वेरियांस आ जाएगा। और यहाँ पे वेरियांस की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 625। तो अंडर रूट 625 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितने का यानी स्क्वायर होता है दोस्तों, 25 का ही स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन दोस्तों सिंपल सा क्या आ गया, 25 इसका राइट आंसर है। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसका 25 वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि आपका वेरियांस बराबर ही क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। और जब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो हम लोग अंडर रूट वेरियांस करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 25 आएगा। तो ये चीज़ देखिए, यही दोस्तों यहाँ पे भी समझाया है वही चीज़ जो हमने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फिर एक सा यहाँ पे क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से पूछ लिया गया है दोस्तों। तो आपको अगर प्रोबेबल एरर पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस सूत्र द्वारा सहसंबंध गुणांक की संभावित त्रुटि की गणना की जाती है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों आपका 0.6745 अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। फिर यहाँ पे दिया है कि 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। फिर यहाँ पे आपका दिया है ये चीज़ आपका 0.6745 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ये आपका ये चीज़। तो इसमें से दोस्तों राइट आंसर आप लोग बताइए इसका क्या होगा, सेलेक्ट कर लीजिए अपना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर हम लोग बताएं बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला ये ही है इसका आपका प्रोबेबल एरर को चेक करने का। जब हम लोग दोस्तों इस संख्या से क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर को यहाँ पे अंडर रूट एन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रोबेबल एरर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इसको हम लोग आपका इसका प्रोबेबल एरर का एक और फॉर्मूला होता है उसको भी अगर आप लोग याद कर लीजिए तो हम लोग इसके साथ ही आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हम लोग 2/3 आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं तो भी हमारा पी की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा 2/3 आपका यहाँ पे सिग्मा या आपका स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। आशा है समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया था। अब अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पे सामान्य वितरण की विशेषता नहीं है दोस्तों। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये आपका डिस्पर्सन में ही ये चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या कह रहा है कि आपका जो मीन मीडियन मोड होता है वो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे आपका जो मीन है, मीडियन है और मोड है वो क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। फिर दूसरा तर्क क्या दे रहा है कि द टू टेल्स ऑफ द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन बट नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी समान वक्र के दोनों तरफ के जो पूंछ होते हैं वो दिशाओं में अपरिमित तक बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन कभी भी क्षैतिज दूरी को स्पर्श नहीं करते हैं। फिर यह क्या कह रहा है दोस्तों कि फॉर डिफरेंस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन द हाइट ऑफ द मीन ओरिएंटेड रिमेन्स द सेम। मतलब दोस्तों प्रमाण विचलन के अलग अलग मूल्यों के लिए माध्य की कोटि की ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, समान रहती है। फिर लास्ट कहाँ तर्क क्या दे रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्टेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर एन, यानी कि यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे मीन है और स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो ये समान वितरण के स्वतंत्र अवरोधों की संख्या n x बार और सिग्मा होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हमें क्या चुनना है दोस्तों, यहाँ पे नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ यहाँ पे तर्क संगत नहीं है सामान्य वितरण के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो दोस्तों हमने आपको जब आपको यहाँ पे समझाया था
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका फिगर बनता है दोस्तों कुछ इस तरह का बनता है। सिंपल से यहाँ पे फिगर को समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है कि ये जो बेल आकार का होता है, मतलब पहली बात तो ये क्या होता है दोस्तों, बेल शेप का होता है। और दोस्तों यहाँ पे पहला जो यहाँ पे तर्क दिया है कि इसमें मीन मीडियन मोड क्या होते हैं दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में तो सभी आप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला तर्क यहाँ पे सही है, तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि टू टेल्स ऑफ द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी बट नॉट टच द आपका एक्सिस। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका ये और आपका यहाँ पे एक्सिस है, लाइन है, और ये आपका जो ये टेल है, ये एक तरफ का ये आपका क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड टेल है, और ये आपका राइट हैंड साइड टेल है। ये दोस्तों कभी भी इस लाइन को टच नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे इसको दूसरे तरह से शो करें दोस्तों, ये अगर ये जो नीला वाला लाइन है, इस टेल, ये जो टेल है, ये कभी भी आपका ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, बट ये कभी एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, टच नहीं करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशन में दोस्तों। तो ये कंडीशन भी आपकी क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि आपका फॉर डिफरेंस वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज द हाइट ऑफ द मीन ओरिएंटेड रिमेन्स द सेम। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन आपका सही नहीं है, इसको भी अगर आप लोग समझ लीजिए। होता क्या है दोस्तों कि आपका जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों, जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो आपके स्टैंडर्ड डिविएशन एक का वैल्यू आपका क्या आता है दोस्तों, 65.54 समथिंग आता है। वहीं आपका 2 सिग्मा में आपकी वैल्यू क्या आती है, 95 पॉइंट समथिंग आती है, और यहाँ पे 3 सिग्मा में आपका 99 तक का यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग इस वैल्यू को या कह सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, तो जैसे कि दोस्तों ये जो आपका ये पहली लाइन अगर हम लोग इसको दूसरे रंग से शो करें, छोटा सा फिगर में ही समझिए दोस्तों, तो अगर हम लोग इसकी बात करें दोस्तों, तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका मान के चलिए कि ये आपका क्या है 95, या फिर अगर हम लोग इसको बात करें तो ये आपका कम एरिया को ही सेलेक्ट कर रहा है, और हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये 99 तक की वैल्यू कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये आपका जो ये पहला वाला हिस्सा है ये 99 है, फिर 95 है, फिर यहाँ पे 65 है। तो इसलिए दोस्तों ये अलग अलग मूल्यों में आपका ऊंचाई समान नहीं रहती बल्कि अलग अलग रहती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग इसको फिगर में बनाएंगे तो दोस्तों इसका अलग अलग फिगर यहाँ पे बन के तैयार होगा। तो ये दोस्तों यही तर्क आपका यहाँ पे गलत हो रहा है दोस्तों। लास्ट तर्क भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान वितरण के स्वतंत्र अवरोधों की संख्या n x बार और सिग्मा होती है। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंटेंट्स के लिए दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में n x बार और सिग्मा से ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, सी है, जो यहाँ पे आपका तर्क संगत नहीं है आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ समझाया भी गया, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रमाप विचलन के अलग अलग मूल्यों के लिए माध्य की कोटि की ऊंचाई समान नहीं होती है। समान वितरण के आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले वितरण समान वितरण को गॉसन वक्र भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा कि समान वितरण को गॉसन वक्र कहा जाता है, क्योंकि गॉसन महोदय ने ही इसे प्रतिपादित किया था। इसे गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इतिहास के रूप में इसमें भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो इसके 7 विशेषताएं यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहला क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका समान वितरण उनके अर्थ के चारों ओर समाहित होते हैं। फिर कह रहा है समान वितरण का माध्य, माध्यिका और बहुलक का मूल आपका बराबर होता है। फिर आपके समान वर्ग के नीचे का क्षेत्र 1 के बराबर होता है दोस्तों। इसको समझ लीजिए 1 के बराबर क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। ये जो आपका ये एरिया होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। मतलब दोस्तों इसको हम लोग 100% अगर आप बोलिए तो इसको हम लोग 100% मान के चलते हैं। बट जब हम लोग 1 सिग्मा की बात करते हैं तो हम लोग केवल 54% को ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये इतना परसेंट को संतुष्ट कर रहा होगा। फिर वहीं 2 सिग्मा की बात करें तो दोस्तों ये 95 पॉइंट तक जाता है, और 3 सिग्मा की बात करें तो ये आपका क्या करता है दोस्तों 99 पॉइंट तक जाता है। कभी दोस्तों आप किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए कभी 100% आपका आज तक कोई भी सिग्मा 100% तक यहाँ का कैलकुलेट नहीं हो सका है। आपका अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो 99 पॉइंट तक की यहाँ पे सिग्मा क्या कैलकुलेशन हो पाया है, जिसे हम लोग 3 सिग्मा बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों 4 सिग्मा 5 सिग्मा भी कैलकुलेट होना बाकी है, यानी हो चुके हैं, पर यहाँ पे हम लोग इसका यूज सामान्य दशाओं में नहीं होता है दोस्तों।
तो ये आपका यहाँ पे तीसरा कंडीशन है। फिर आपका फोर्थ क्या कह रहा है कि समान वितरण केंद्र में घनत्व होते हैं और पूछ दोनों दिशाओं में अपरिमित होती है। मतलब दोस्तों ये जो आपका ये दोनों पूछ है ये आपके यानी कि असंख्य समय तक के लिए ये खींचे जा सकते हैं, मतलब दूर तक ये जा सकते हैं, पर कभी भी एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि समान वितरण 2 पैरामीटर होता है, एक माध्य होता है, एक मानक विचलन होता है। यानी दोस्तों एक म्यू होता है, इसे हम लोग म्यू बोलते हैं दोस्तों, और इसे हम लोग आपका सिग्मा या स्मॉल सिग्मा भी कहते हैं। फिर कह रहा है कि आपका जो समान वितरण का क्षेत्र होता है यहाँ पे 68% के एक मानक विचलन होते हैं, और यहाँ पे आपका समान वितरण क्या यहाँ पे 95। दोस्तों जो आपका 1 सिग्मा है ये 65 नहीं 68 है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेक भी कर लीजिएगा, शायद ये भी गलत हो सकता है बुक की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 सिग्मा बराबर क्या होता है, इसको आप लोग सही जानकारी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। जहाँ तक आपका यहाँ पे 65 भी है इसको आप लोग रीचेक करके भेजिएगा, या 68 है इसको आप लोग बताइएगा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये सारी विशेषताओं आपको समझ में आ गई होगी क्या चीज़ कहना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे एक सवाल कह रहा है कि क्रिकेटर आई स्कोर ऑन एवरेज 40 रन्स विथ अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5। मतलब दोस्तों एक ए है वो स्कोर करता है आपका एवरेज रन 40 और स्टैंडर्ड डिविएशन उसका क्या आ रहा है 5। फिर आपका एक प्लेयर बी और सी है, उनका एवरेज रन आ रहा है 75 और 90, और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रहा है 10 और 18। अब ये क्या कह रहा है कि अरेंज द प्लेयर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों हमने आपको कंसिस्टेंसी और यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे फीचर्स हमने बताए थे, तो यहाँ कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को जब इसका हम लोग क्या निकालें दोस्तों, अगर हम लोग गुणांक निकाल लें और गुणांक को हम लोग क्या करें दोस्तों यहाँ पे आपके अवरोही क्रम में रख दें, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर ज़्यादा कंसिस्टेंसी रन बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, खिलाड़ी ए के बारे में निकाल लीजिए। तो सिंपल से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एवरेज आपका 40 है, तो यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन कर दीजिए। तो इसका आंसर आपका जो भी आएगा इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो ये आपका इसको सॉल्व करिए 50/40 को। फिर आपका यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपका 10 है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और 75 है। फिर आपका यहाँ पे है आपका 18/90। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 4 से अगर हम लोग इसको कर दें दोस्तों, तो ये आपका 1.1 फिर 25 आएगा इसका। फिर आपका इसका अगर हम देखें तो सिंपल से ये आपका 70 है, तो ये आपका 75, यानी कि यहाँ पे 0.133 आएगा समथिंग। देख लीजिएगा वैल्यू इसको दोस्तों निकाल के। फिर आपका यहाँ पे 18/90, तो इसका 0.2 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले का आपका 0.125 आ रहा है, फिर आपका 0.133 आ रहा है, और फिर आपका 0.20 आ रहा है। दोस्तों अगर हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ए वाला क्या है दोस्तों, आपका जिसका दोस्तों सबसे कम वैल्यू आती है, वो जिसकी गुणांक सबसे कम आती है दोस्तों, वो क्या होता है सबसे कम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका कंसिस्टेंसी उसकी सबसे हाई होती है। तो यहाँ हमें अधिक से कम की ओर ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे अवरोही पूछा है। तो यहाँ पे आपका ए प्लेयर जो है उसकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर आपके बी वाले की है, फिर आपके सी वाले की है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो सिंपल से यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया है ABC, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो मतलब क्या होता है दोस्तों कि कौन से खिलाड़ी में स्थिरता ज़्यादा थी, यानी कि कौन खिलाड़ी एक सही एवरेज में क्या किया है दोस्तों, रन को बनाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी के निकालने के लिए हम लोग तो गुणांकों को जो सबसे आपकी कम वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये अपोजिट होता है रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन होता है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। आशा है ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। यही यहाँ पे दोस्तों हम लोग विचरण गुणांक को निकाल के दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे इसको सीक्वेंस में रखें अवरोही क्रम में, तो यहाँ पे ए और बी और सी के क्रम में होगा दोस्तों, अगर हम लोग अवरोही की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों कि यहाँ पे क्या रहा है कि एक श्रेणी में कितने चतुर्थांकों की गणना की जा सकती है दोस्तों। तो सिंपल सा दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, जो हमने अभी आपको फिगर बताया था उससे अगर रिलेटेड कर लीजिए तो ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला आंसर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी है, थर्ड। क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको समझाया कि अगर हम लोग इसको ग्राफिकल वे में समझे थे तो यहाँ पे मीडियन क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या करता है पूरे सीरीज को 2 भागों में विभाजित कर देता है,
और वहीं चतुर्थांक क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। यहाँ पे Q1 हो गया और यहाँ पे आपका Q3 हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से समझिए तो यहाँ पे जो चतुर्थांक है वो देखिए 3 ही निकल के आते हैं। यहाँ पे समझ में आया दोस्तों। आपका जो मीडियन है उसको हम लोग Q2 भी समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एक चतुर्थांक, दूसरा चतुर्थांक और यहाँ पे तीसरा चतुर्थांक। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा, ये आपका बी राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक श्रेणी में 3 चतुर्थांश होते हैं जिनकी गणना हम लोग करते हैं। चतुर्थांशों से ऐसे मूल्य होता है जो समांग वालों को ठीक बराबर के 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। स्पष्ट है कि समांग माला में 3 ऐसे बिंदु होंगे जो समांग माला को 4 भागों में बांटेंगे, तभी यहाँ पे आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश सामने आते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी क्यों है, समझ में आ गया होगा आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहना चाहता है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 100 चयनित विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का औसत 168.8 सेंटीमीटर है तथा उनका विचरण गुणांक, मतलब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे आपका क्या आया है, 3.2 आया है। और फिर क्या कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग औसत दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपका मीन दिया गया है, फिर आपका यहाँ पे विचरण गुणांक दिया गया है, फिर आपका क्या दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, आपका प्रमाप विचलन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग विचरण गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आपका हम लोग क्या करते थे, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग मीन से डिवाइड कर देते थे। तो हमारा क्या जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे गुणांक। इसी फॉर्मूले में दोस्तों अगर हम लोग वैल्यू पुटअप कर दे तो यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे सामने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर हम लोग इसको देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका विचरण गुणांक दिया है 3.2, फिर आपका यहाँ पे मीन आपका यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 168.8 दिया गया है। और हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन को ही निकालना है, तो इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट कर दे रहे हैं। तो सिंपल सा दोस्तों हम लोग क्या करें दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे पक्षांतर करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये दोस्तों यहाँ पे 100 रहेगा ही। इसको अगर हम लोग पहले इसको पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे 168.8 को यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 ही आएगा दोस्तों। तो 16 1 17 हो जाएगा। फिर आपका 6 दूनी 12 1 13 और यहाँ पे 2 1 का 2 1 3। फिर अब यहाँ पे हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 3 24, फिर आपका 8 3 24 2 26 और फिर आपका 6 3 18 2 20 का 2 हासिल और 3 1 3 2 5। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 7 4 11, 6 3 9 1 10 का 1 हासिल और 5 3 4 5। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका 2 संख्या यहाँ पे 100 से अगर हम लोग इसको यहाँ पे डेसिमल हटा दें तो यहाँ पे आपका 5.401 करके यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया है 5.4016 दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल से 2 आंसर, अगर 2 आपके डेसिमल तक आ जा रहा है तो उतने से ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। दोस्तों ये कैसे किया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे विचरण गुणांक का फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, निकालना आता होगा, तो केवल हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी और हम लोग को केवल यहाँ पे मैथ का एक फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व कर देना था बस। तो इस बार हमको पक्षांतर करते ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने इसको जब डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे आ गया यहाँ पे 5.40। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का डी इसका राइट आंसर है। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ कैसे हुआ समझ में आ गया होगा दोस्तों। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे है, जैसे हमने बताया दोस्तों। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गया तो वो चीज़ समझ लीजिए, नहीं तो इसको भी देख लीजिए। वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है, बस पक्षांतर करने के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया है। तो चीज़ें वही तरह है दोस्तों, मैथ सॉल्व करने का तरीका आप लोगों का अलग अलग हो सकता है पर फॉर्मूला वही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रम अनुसार प्राकृतिक अंकों का प्रमाप विचलन निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपको न्यूमेरिकल टाइप का भी आपको मिलेगा दोस्तों एग्जाम में। कभी कभी क्वेश्चन हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा देंगे, पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि क्रम अनुसार प्राकृतिक अंकों का प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। क्रम अनुसार प्राकृतिक संख्या मतलब दोस्तों जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा 1 2 3 4 5 ये आपके क्या है दोस्तों नेचुरल नंबर है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि इन 5 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है,
तो दोस्तों हम लोग सिंपल सा कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ बता देते हैं, फिर हमने इस एग्जाम्पल को भी उससे सॉल्व करा देते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दोस्तों क्या है, यहाँ पे सिग्मा √1/12, फिर यहाँ पे हम लोग एन का स्क्वायर करके -1 कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट हो जाता है किसका दोस्तों, नेचुरल नंबर का, जो आपके क्रम अनुसार हो या आपके ऑर्डर में हो, तो उनको हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करके दिखा दें आपको, यहाँ पे 5 नंबर को 1 2 3 4 5 को, दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में अगर इसको रख दे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि √1/12 तो रहेगा ही दोस्तों। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे कितने है वैल्यू, 5 है, तो 5 का अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर दें और इसको हम लोग 1 कर दें, तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका क्या आएगा दोस्तों 24 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों √1/12 मल्टीप्लाई 24, अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे तो ये आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 2 1 2, और √2 का जो भी आपका यहाँ पे आएगा 1.44, यही आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा इसका आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा है दोस्तों ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ये इस फॉर्मूले की सहायता से आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यही चीज़ कह रहा है दोस्तों कि क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम उसका प्रमाण विचलन निकालना हो तो हमें ये सूत्र का प्रयोग करना होता है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता दिया है। आप कमेंट सेक्शन में यहाँ से आपको 1 से लेकर 10 तक का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देकर न्यूमेरिकल टाइप का अगर, तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला जाए तो कितना होगा, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो इससे आपको ये फॉर्मूला भी हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएगा दोस्तों। आज क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों आज के। तो यहाँ पे दिया है कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा यहाँ पे गलत है दोस्तों। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, ये आपका पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि Q1 जो होता है वो D1 के बराबर होता है और P1 के बराबर होता है। फिर आपका यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो आपका Q3 होता है वो आपके P के 75 के बराबर होता है। फिर यहाँ पे C कह रहा है कि आपका जो Q2 होता है वो D5 के बराबर होता है और वो D50 के भी बराबर होता है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, D8 आपके D80 के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला चीज़ हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन में बताया है कि हमें क्या देखना होता है, क्वेश्चन में नहीं शब्द को बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हमें एक गलत वाला सेलेक्ट करना है दोस्तों, और सारी चीज़ों को जो होंगे वो सही हो जाएंगे। तो पहला ही आप अगर चेक कर लीजिए तो ये क्या कह रहा है, Q1 का मतलब दोस्तों क्वार्टाइल 1 है। फिर आपका जो आपका ये है D1, ये आपका क्या है दोस्तों, आपका डेसिमल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका पहला आपका डेसिमल क्या है, या दशमक इसे हम लोग बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे P1 या आपका यहाँ पे शतमक, या हम लोग इसे आपका सेंट्रलाइज बोलते हैं, तो इसे हम लोग शतमक भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों जो आपका Q1 होता है वो आपके यहाँ पे D1 के बराबर नहीं होता है दोस्तों, और आपके P1 के भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो Q1 होता है दोस्तों वो आपके 25% को रहता है कवर, और जो आपका D1 होता है वो आपके केवल 10% को कवर करता है। और आपका जो P1 होता है दोस्तों वो आपके क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे आपके P1 यहाँ पे आपका अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे P1 आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपके पहले यानी 10 वैल्यू को प्रेजेंट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये हमारा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे D1 आपका पहली यानी कि एक वैल्यू को वो करता है, और P1 आपका 10वीं वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और Q1 आपका 25% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। होता क्या है कि हम लोग इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। जब हम लोग 100 वैल्यू को एक साथ लेके चलते हैं तो हम लोग उसको 10 20 30 करके ऐसे पर आपका यहाँ पे शतमक में चलते हैं, और वही आपका जो D1 है या दशमक में, उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 से 10 तक की वैल्यू को लेके चलते हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके चलते हैं। और क्वार्टाइल में दोस्तों हम लोग इसको 4 भागों में लेके चलते हैं 1/4 करके, तो यहाँ पे 25% 25% 25%। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए ये 25% Q1 का मतलब होता है, D1 का मतलब दोस्तों 1/10
मतलब होता है और P1 का मतलब यहाँ पे 10 बटा यहाँ पे 100 होता है। तो ये दोनों तो आपका इक्वल है, पर यहाँ पे Q1 आ जाने के कारण दोस्तों ये चीज़ आपका इक्वल नहीं माना जाता है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों पहला ही यह क्या है दोस्तों, आपका सत्य नहीं है। बाकी सब आपके यहाँ पे सत्य होंगे दोस्तों। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, पहले तो इसका आंसर दोस्तों आपका यही होगा ए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों, ये आपका क्या कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांक का मान 75वें शतमक के बराबर होता है। मतलब दोस्तों जो आपका Q3 होता है वो 75 शतमक के बराबर होता है दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो Q2 है वो आपके 5वें दशमलव के बराबर होता है। मतलब दोस्तों हमने आपको ये जो फिगर बताया था, यहाँ Q2 क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या करता है 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके यहाँ पे दशमलव के 5वें मान के बराबर होता है और शतमक के 50वें मान के बराबर होता है दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों ये 8वें दशमलव का मान 80वें शतमक के मान के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो Q1 है वो आपके D1 के बराबर नहीं है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये क्यों चीज़ यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही दोस्तों। तो Q1 आपका यहाँ पे 25% को कवर करता है, D1 आपका यहाँ पे 10/100 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे P1 आपका क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी D1 आपका 1/10 को और P1 आपके 10/100 को प्रेजेंट करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आशा ये चीज़ समझ में आ गई हुई दोस्तों। अगर दोस्तों ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार आप इसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आज का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन अब देख लेते हैं दोस्तों आज का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मानक विचलन 4 है और पदों की संख्या 10 है तथा पदों का योग 160 है, तो आपको यहाँ पे विचरण गुणांक का मान यहाँ पे सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे ए आपका 20% है और बी आपका 35% है, सी 25% है और डी 16% है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका राइट आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताएंगे दोस्तों सॉल्व करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।